सुप्रभात बच्चों। आज मैंने आपको पहले ही चैप्टर शुरू करवा रखा था वर्ण। मैंने वर्ण आपको प्रथम कक्षा में वर्ण बताया कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण, जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैंने इसको एक हाथी शब्द के उदाहरण से आपको समझाया था कि वर्ण उसे क्यों कहा जाता है और कहाँ पे जाके हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते। अब हम आगे बढ़ाते हैं, अध्याय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज बताऊंगी वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण का एक प्रकार होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन हमारे 33 होते हैं, जिनमें 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वर किसे बोलते हैं? जब जिन शब्दों को बोलने मतलब वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। लेकिन जब हम वर्णों को स्वर की सहायता से बोलते हैं तो हम उसे व्यंजन कहते हैं। आपकी पुस्तक में इसकी परिभाषा दी गई है। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यही मैंने आपको बताया, स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, इनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। जैसे अ, आ, ई, उ, ये हमारे क्या है? स्वर है। और ये संख्या में कितने हैं? 11। दूसरी तरफ अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण हम क्या करते हैं? वर्णों की स्वरों की सहायता से करते हैं, यानी कि मात्रा लग जाती है स्वर की सहायता। जैसे मैंने बोला क जमा अ, अब ये बनेगा क, वरना ये आधा क बनता है। जिसके नीचे हलंत लगा हो इसे हलंत बोला जाता है। जो तिरछी सी रेखा हम शब्द के नीचे खींचते हैं उसे हम हलंत बोलते हैं। जब क के नीचे हलंत लगा है इसका मतलब ये है कि पूर्ण क नहीं है। इसमें जब हम अ जोड़ते हैं तब हमारा क्या बनता है? क। तो यहाँ पे हमने क्या किया? व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता ली, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। स्वर और व्यंजन, जब हम स्वरों और व्यंजनों को मिला देते हैं ना बेटा, तो स्वरों और व्यंजनों को मिलाने से एक जो पूरे माला बनती है उसे हम बोलते हैं वर्णमाला। स्वरों और व्यंजनों की सहायता को मिला के जब क्रमबद्ध रूप में हम उन्हें लिखते हैं तो उस एक माला को हम वर्णमाला कहते हैं। इसके अलावा आप इस अध्याय में पढ़ेंगे अतिरिक्त व्यंजन। ड और ढ जो है वो हमारे कैसे व्यंजन है? अतिरिक्त व्यंजन है। ये क्रमशः ड और ढ के विकसित रूप है। इसमें किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। इन शब्दों से आपने देखा होगा किसी भी शब्द की हम शुरुआत नहीं करते, इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। जैसे कपड़ा, लड़का, अलीगढ़, पढ़ना। आपके इसमें पूरे उदाहरण सहित जो है इस चीज को समझाया गया है। संयुक्त व्यंजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। मैंने आपको अभी जब बताया कि व्यंजन हमारे 33 होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं? संयुक्त व्यंजन हम किसे बोलते हैं? कौन से व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं? जब दो व्यंजनों को जोड़ के, जैसे क जमा श, क जमा श, तो ये हमारा क्या बनता है? प वाला श बनता है। इसमें क जमा श हमारा क्या बनेगा? श। ठीक है। उसके अलावा ज जमा य, ज्ञ, त जमा र, त, त्र, जैसे त जमा र, त्र। इस तरीके से ये हमारे 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। श, त्र, ज्ञ और श्र। ये हमारे 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन संयुक्त व्यंजन का मतलब जब दो व्यंजनों से मिलके कोई एक व्यंजन बन रहा है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक। अब हम अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आपको बता रखा है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? हिंदी भाषा में कुछ ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर में हम उनको मिलाते हैं, जो हमने पढ़ा कि स्वर और व्यंजन, ना वो स्वर है ना वो व्यंजन है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। और अयोगवाह जो होते हैं वो 3 होते हैं। अयोगवाह 3 होते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह का मायने ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। ये कौन कौन से हैं? अनुस्वार, अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक, अनुनासिक, और तीसरा है आपका विसर्ग। ठीक है। अब ये आप छोटी कक्षा से में पढ़ते आ रहे हैं।
आपने दूसरी कक्षा में पढ़ा, प्रथम कक्षा में पढ़ा, दूसरी कक्षा में पढ़ा अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इन तीनों को ही अयोगवाह बोला जाता है। अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना ये स्वर हैं ना ये व्यंजन है। इनका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, इनका हम प्रयोग जो है वो किस तरीके से करते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं। जो अंग की बिंदी हम लगाते हैं, जैसे अंगूर, हमने अंगूर लिखा तो हमने इसमें क्या लगाया, अनुस्वार। क्या लगाया, अनुस्वार। अंग को अनुनासिक कहते हैं, यानी कि जब हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं, जब क्या लग जाता है हमारा चंद्र बिंदु, जो चंद्र बिंदु हमारा क्या होता है, अनुनासिक। बिंदी क्या होती है हमारी, अनुस्वार। और जब हम लगाते हैं अह यानी कि हमने दो जो डॉट हैं, जो दो बिंदियां हैं वो हमने अ के पीछे लगाई, अह बना, तो ये हमारा विसर्ग हुआ। 3 बताए मैंने अनुस्वार। अनुस्वार जो बिंदी लग जाती है उसको हम बोलते हैं अनुस्वार। अनुनासिक जहाँ पे चंद्र बिंदु लगता है उसे हम बोलते हैं अनुनासिक। और विसर्ग जो शब्द के पीछे जो 2 बिंदियां लगती हैं उन्हें हम कहते हैं विसर्ग। अब अनुस्वार क्या होता है, यह वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। अनुनासिक जो है वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। और विसर्ग किसी भी शब्द के बीच में या अंत में लगाया जाता है, जैसे दुख, अंतः, अतः, नमः, ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी क्या होती हैं, विसर्ग होती हैं। तो हमने 3 चीजें देखी। हमने देखा कि स्वरों के जो हमने प्रकार देखे, हमने देखा कि किस तरीके से वर्ण को 2 भागों में बांटा गया। उसके बाद हमने देखा कि अयोगवाह क्या है, अतिरिक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है। अब हम अध्याय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। मात्राएं बहुत आवश्यक होती हैं। मात्राएं आप छोटी कक्षा से, आप एलकेजी यूकेजी कक्षा से भी मात्राएं जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। मात्राओं के बिना हमारा उच्चारण सही नहीं हो सकता। मात्राओं के बिना अगर हम लिखने की प्रयास करते हैं तो हमारा जो लिखने की शैली है वो बिगड़ जाती है। अब मात्राएं कैसे लगती हैं आपको, जैसे मैंने लिखा क, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कंग, कहा। इसमें क्या लगी, मात्रा लगी। क जमा आ, क जमा छोटी ई, की, क जमा बड़ी ई, की, क जमा छोटा ऊ, कु, क जमा बड़ा ऊ, कु। तो ये हमारी सारी क्या है, मात्राएं। यानी कि हम व्यंजनों के साथ जब स्वर लगा रहे हैं, स्वर मात्राएं बन गई और ये हमारा व्यंजन है। तो हमारी पूरी एक 12 खड़ी तैयार हो गई। का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कंग, कहा। ये हमारा यहाँ पे मात्राएं मैंने आपको समझाई कि किस तरीके से मात्राएं हम लगाते हैं। और आप इस चीज को और खोलकर कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने दूसरी कक्षा में भी पढ़ा, जब हम किसी भी शब्द के टुकड़े करते हैं, किसी भी शब्द के, जैसे मैंने लिखा आम, मैंने एक छोटा सा शब्द ले लिया आम। इसको अगर मैंने मात्राएं इसकी बतानी है तो कैसे बताऊंगी मैं, अ जमा आ, म जमा अ जमा आ, म जमा म, क्या बन गया, आम। ठीक है, तो ये मात्राएं बहुत जरूरी है व्याकरण को शुद्ध रूप से पढ़ने और लिखने के लिए। मात्राएं जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और मात्राएं जो एक अहम भूमिका का निर्वाह करती हैं। तो आपके इस अध्याय में आपने देखा वर्ण क्या है। वर्ण मैं आपको पिछली कक्षा में ही समझा चुकी थी कि सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आज हमने देखा कि वर्णों के प्रकार, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन जो है हमारे 33 होते हैं। 4 हमारे उसमें संयुक्त व्यंजन होते हैं। 3 हमारे अयोगवाह होते हैं, जिन्हें हमने बोला अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग बताया, जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। उसके अलावा हमने देखा मात्राएं क्या होती हैं। मात्राओं के बिना हम व्यंजनों को सही से नहीं लिख सकते। व्याकरण को अगर शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना हमें है तो हमें मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको इसका एक उदाहरण देकर समझाया कि किस तरीके से हम मात्राओं को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ये अध्याय समाप्त हुआ। अभ्यास कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। अभ्यास कार्य में आपके सही गलत दिए गए हैं, प्रश्न उत्तर हैं और यही मात्राओं को आपने किस तरीके से टुकड़े करके, किसी भी शब्द को किस तरीके से भाग करके आपने अलग अलग करके ध्वनियों को अलग अलग करना है और एक शब्द बनाना है, वो इसमें आपको बताया गया है। यहाँ पे आपका ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।